हेलो स्टूडेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो पहला ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1815 से 1914 के पहले का, तो किस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन था ग्लोबलाइजेशन, लेकिन उसका नेचर क्या था, किस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन था, वो हमने स्टडी किया। और हमने ये भी देखा कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस में आपस में क्या रिलेशन था, जिसमें हमने डिफरेंट फूड्स के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री के जो फूड आइटम्स है वो दूसरे कंट्री में पहुंचे, और हमने देखा किस प्रकार से जैसे स्पैगेटी का उदाहरण था, नूडल्स, और साथ में कितनी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे देश में बाहर से लाई गई और आज हम उन्हें अपना समझते हैं, है ना। जैसे टमाटो था, ग्राउंडनट था, कॉफ़ी एट्सेट्रा। और फिर हमने देखा किस प्रकार से जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है, जैसे स्मॉल पॉक्स का उदाहरण दिया गया था, किस प्रकार से उसने कंक्वेस्ट ऑफ अमेरिका में मदद की, अलॉन्ग विद द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो यूरोपियंस के पास थे वो। और फिर हमने देखा किस प्रकार से यूरोप में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट उनकी वजह से, गरीबी की वजह से अमेरिका की तरफ माइग्रेशन होता है, एक उम्मीद के कि चलो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या हमारी जो लाइफ है वो सुधरेगी। तो वो सब हमने पिछले ट्यूटोरियल में स्टडी किया था। उसके नोट्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बहुत सारा मटेरियल हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ जाके आप स्टडी कर सकते हो। और मैंने एक पेन स्केच भी आपको दिया था डिफरेंट पॉइंट्स का, वो हम इसमें भी कंटिन्यू करेंगे। और कितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं इससे, वो भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल को फास्ट रखने के लिए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ के करने के बजाय थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देता चलता हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं। तो मैं कैमरे पे लाइव नहीं रहूँगा बराबर, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको ट्यूटोरियल में एंटर करता हूँ। क्वेश्चंस पहले आपको मैं दर्शन करा देता हूँ और उसके बाद हम ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इस ट्यूटोरियल में पूरे कवर हो जाएंगे। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस हमें इस ट्यूटोरियल में कवर करने हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मैं इनके आंसर्स भी दूंगा आपको, लेकिन पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को उठाएंगे, उसका आंसर देखेंगे, और मैंने हाथ से पेन नोट्स जो बनाए हैं उनको भी मैं दूंगा। बाकी वेबसाइट पे डिटेल्ड नोट्स और इन्हीं क्वेश्चंस के ऑल डिटेल में आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द 19th century part of the making of a global world। तो द 19th century मीन्स 1815 से 1914 के बीच जो कुछ ग्लोबलाइजेशन हमें स्टडी करना है, इस ट्यूटोरियल में स्टडी करना है। और 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है फर्स्ट, तो वहाँ तक हमें स्टडी करना है। और 1815 के पहले का हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड में स्टडी कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में। तो 1850 से 1914 के दौरान वर्ल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वहाँ देखने को मिले, प्रोफाइंडली, यानी ग्रेट एंड डीप चेंजेस 19th सेंचुरी में। और ये चेंजेस पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों में थे, इकोनॉमिक क्षेत्रों में थे। और ये इजी नहीं थे, कॉम्प्लेक्स थे, मतलब अपने अपने ढंग से इन्होंने लोगों को प्रभावित किया, कोई ज़्यादा कोई कम। तो स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था ये सबके लिए। और सोसाइटीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, किस प्रकार जो एक्सटर्नल रिलेशंस थे, यानी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, वो रिलेशंस को भी रीशेप किया। मतलब जो पहले जो स्थिति थी वो स्थिति बदलती हुई नज़र आई। जैसे आपने देखा था पिछले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस प्रकार से जो इंडिया और चाइना एक प्रोमिनेंट डोमिनेंट कंट्रीज़ थी ट्रेड में, वो सारे का सारा सिनेरियो बदल जाता है 19th सेंचुरी में। और यूरोप और अमेरिका आगे हब बन के निकल के आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के। तो ये आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ाया था। तो यहाँ पर हमें 3 फ्लोज़ के बारे में पढ़ना है, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो फ्लोज़ यहाँ डिस्कस किए हैं, तो उन्हें हम मूवमेंट भी कहते हैं। फ्लो का मतलब हो गया कि मतलब मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट हमें पढ़ना है कि वो मूवमेंट 3 है। फर्स्ट जो है आपका वो ट्रेड है। ट्रेड किन का होता है? वस्तुओं को होता है। तो उसमें गुड्स होंगे, जैसे क्लोथ और वीट का उदाहरण दिया गया। और आगे चल के हम देखेंगे भी कि जो एग्रीकल्चरल वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलप होती है तो उसमें ये ट्रेड ऑफ वीट का हम केस पढ़ेंगे। दूसरा फ्लो है आपका फ्लो ऑफ लेबर, मतलब लोगों का माइग्रेट कर जाना एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी और वजह से। तो वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में जाना, लेबर का यानी लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। और तीसरा है मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। एक देश से जाकर हम दूसरे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं,
तो वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो भी पैसा हम लगाते हैं किसी उत्पादन करने के लिए, कोई प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। और उस इन्वेस्टमेंट की पूर्ति जिससे हम करते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। वो नगद पैसा भी हो सकता है, वो हमारी अचल संपत्ति भी हो सकती है, हमारे आजकल के देखा जाए तो हमारे सिक्योरिटीज़, हमारे शेयर्स, मतलब काफ़ी कुछ होता है। मतलब जो हम लगाते हैं हमारी लागत वही हमें कैपिटल से कवर होती है। और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, लॉन्गर डिस्टेंस तक। तो ये जो हमने 3 फ्लोज के बारे में पढ़ा है, ये 3 फ्लोज, अच्छा चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि जो 3 फ्लोज थे ये क्लोजली इंटरवूवन थे। इंटरवूवन मतलब होता है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, दे वर डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट थे? क्योंकि इन्होंने लोगों के जीवन को अपने अपने ढंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इनका जो इंटर कनेक्शन है, मतलब ये तीनों फ्लोज का, ट्रेड का और लेबर माइग्रेशन का और कैपिटल का, ये कभी कभी टूट जाता था। टूट जाने का मतलब ये है कि उदाहरण के लिए कभी कभी क्या, लेबर माइग्रेशन, मतलब टूट जाने का मतलब ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है और ट्रेड अच्छा चल रहा है, पर लोग नहीं जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। उसकी वजह क्या हो सकती है? पॉलिटिकल वजह हो सकती है। तो लेबर माइग्रेशन कभी कभी मान लीजिए रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो गुड्स और कैपिटल का फ्लो अच्छा चल रहा है। तो तीनों फ्लोज में कभी कभी हमें स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये हमें 19th सेंचुरी की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके बनने की स्टडी करने में हमें मदद करते हैं ना। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ़ यू लुक एट द 3 फ्लोज टुगेदर। तो जब हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये फ्लोज ही काम आते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें जो मैंने पेन नोट बनाया है आपके लिए, और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे स्टडी कर लीजिए, आंसर देख लीजिए किस प्रकार से फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे आंसर आपको बनाने हैं पॉइंट वाइज। तो मैं इनको एक्सप्लेन करूँ इससे अच्छा है कि आप इन्हें खुद ही देख लीजिए। और ये भी क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन को कब आया देख लीजिए, और ये भी क्वेश्चन है जो कवर हुआ है। तो 3 क्वेश्चंस मैंने कैपिटल फ्लो से रिलेटेड आपके लिए ढूंढे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं अभी तक, और जो पेन नोट मैंने बनाया था वो भी मैं दे देता हूँ आपको। ये है 19th सेंचुरी के पेन नोट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़। तो ये हमारा टाइटल मैंने यहाँ पे लिया है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ का किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन होता है, पहला टॉपिक। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ट्रेड का, लेबर का, कैपिटल का। यहाँ पे माइग्रेशन किस वजह से। अब हमें अगला कॉर्न लॉज के बारे में स्टडी करना है, तो चलिए वापस लौटते हैं। अगला टॉपिक है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है। तो ट्रेड में किस प्रकार से और ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिलती है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको ढंग से समझाया था, जस्ट इंटर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। ओके, मोस्टली ट्रेड, वही है ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन ये इतना स्ट्रांग होता चला जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है वो इससे पता चलता है कि किसी एक कंट्री में कुछ एक्टिविटी होती है उसका असर अन्य देशों पे भी पड़ता है। जैसे अभी यूक्रेन वार है तो उसका असर दूसरे देशों पे भी है ना। फूड की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, फ्यूल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, इसके अलावा जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या हो रहा है उससे उस पर फ़र्क पड़ता है, तो वो और बढ़ा इस समय, ठीक है। और आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें कॉर्न लॉज, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अब जब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं तो एग्रीकल्चरल ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। तो कॉर्न लॉज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बुक में पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या थे कॉर्न लॉज। कॉर्न माने मक्का, कौन से कानून की हम बात कर रहे हैं देखते हैं। एक शुरुआत करने के लिए, यानी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड। तो फूड प्रोडक्शन के पैटर्न को हम देखते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस प्रकार से फूड की सप्लाई चेन थी, फूड प्रोडक्शन था। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है ना कि वस्तुओं का व्यापार तो होता था, लेकिन फूड के मामले में जनरली जो एक सेल्फ डिपेंडेंट पोजीशन हुआ करती थी। लोग अपनी ज़रूरतों को अपने स्थान पर ही पूरा कर लिया करते थे, मार्केट पे बहुत कम डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन ये फूड प्रोडक्शन का सिस्टम और जो डिपेंडेंसी थी सेल्फ डिपेंडेंट की, वो ख़त्म होने लगी थी। तो फूड प्रोडक्शन के पैटर्न को हम देखें, कंजम्पशन को भी देखेंगे। मतलब एक तरफ तो प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। चाहे खा के इस्तेमाल करें चाहे यूज करके इस्तेमाल करें। और ये कहानी इंडस्ट्रियल यूरोप में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो कंट्रीज़ जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती थी फूड में। ये मैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ कि लोग जैसे गाँव ही हैं
तो गांव में जो खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है वो गांव स्तर पे पूरी हो जाती थी, थोड़ी बहुत ज़रूरतें वो मार्केट से पूरा कर लेते थे। वो स्थिति नहीं थी कि आपका किसी दूसरे देश में कुछ हो रहा है तो आपके देश पर फूड पर असर पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल जापान को देखिए आप। जापान अधिकतर क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट करता है और अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है। अगर फूड की सप्लाई जापान में रोक दी जाए तो वहाँ लोग भूखों मर जाएंगे, इतना डिपेंडेंट है वो। तो पहले स्थिति ये नहीं थी। सेल्फ सब्सिडेंसी जो फूड की थी वो ख़त्म होने लगी और इसका डिफरेंट कंजम्पशन पे भी असर पड़ा। यानी अब हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ेगा फूड के लिए। तो 19वीं सेंचुरी तक ब्रिटेन के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। ध्यान रहे आपको, ज़्यादातर केस हमें ब्रिटेन के बारे में पढ़ने हैं। तो ब्रिटेन की सेल्फ सब्सिडेंसी थी फूड में, वो नहीं थी, क्योंकि सेल्फ सब्सिडेंसी का मतलब होता है कि थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड, लोग बस कम में ही गुजारा कर लेते हैं। तो सेल्फ सब्सिडेंसी फूड में लोअरिंग स्टैंडर्ड और सोशल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ भाई, जब लोग थोड़ी गरीबी रहेगी तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ऐसा क्यों था, इसको हम देखते हैं आगे चल के, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ब्रिटेन में 18वीं सेंचुरी में बढ़ी। मैं हर जगह अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ। मेन 18वीं सेंचुरी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो काफ़ी बढ़ी, जिसकी वजह से जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो बढ़ गई, ठीक है, ब्रिटेन में। और जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हुआ और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि जो फैक्ट्री में काम करेंगे उनके पास 4 पैसा आएगा तो वो और डिमांड करेंगे। मतलब जब आपके पास पैसा आता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ी और उतनी चीज़ें नहीं होती मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाता है ना। पता चला कि जो है हमारे पास कोई सामान 10 किलो है और ख़रीदार करने वाले 50 किलो की मांग कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा दाम लगा के बेच सकते हैं। कोई चीज़ 50 किलो हमारे पास है और ख़रीदार सिर्फ 20 किलो वाले हैं तो हम उसको कम में दाम में लगा के बेचेंगे। तो ये असर पड़ता है कि डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो इस प्रेशर में क्या हुआ, जो लैंडेड ग्रुप्स थे, लैंडेड ग्रुप्स का मतलब जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, बड़े बड़े ज़मींदार, तो उन्होंने गवर्नमेंट में प्रेशर डाला और उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्न का जो इम्पोर्ट था उसे बंद करवा दिया, मतलब रिस्ट्रिक्ट करवा दिया कि जो मक्का बाहर से देशों से ब्रिटेन में आता था उस पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये है ब्रिटेन और ये अन्य देश, अब यहाँ से मक्का ब्रिटेन में आएगा तो निश्चित है कि ब्रिटेन में जो मक्का उत्पादन हो रहा है और बाहर से जो मक्का आ रहा है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि उत्पादन होता है उदाहरण के लिए 100 केजी का होता है, ठीक है, और डिमांड जो है लगभग 300 केजी की है। तो वो डिमांड जो है वो 100 केजी कम है तो वो दाम बढ़ाकर बेच सकते हैं। लेकिन पता चला कि बाहर से भी मक्का आ गया और मक्का आ गया लगभग 300 केजी, ठीक है। तो अब मक्के की जो अवेलेबिलिटी है वो 400 केजी है और डिमांड सिर्फ 300 केजी की है, तो भाई अब तो ये तो फालतू रह जाएगा, तो कम दाम में सब कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्ट की वजह से क्या हुआ कि इम्पोर्ट मतलब बंद होने की वजह से क्या हुआ कि बाहर से मक्का आना बंद हो गया। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, उसी को कॉर्न लॉज कहा गया है ना। ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, एक पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक इकोनॉमिक स्टेप था और ये लैंडेड ग्रुप की डिमांड पर लगाया गया था। अब इससे क्या है कि फूड प्राइसेस तो बढ़नी है ना, क्योंकि जब बाहर से माल नहीं आएगा तो अंदर जितना है उसी को खरीदना पड़ेगा आपको। अभी देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान में किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से मंगाना शुरू करती है। मार्केट में चीज़ों को आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दाम कम हो जाएंगे, मार्केट में चीज़ें कम रहेंगी तो दाम ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन बाद में जो उद्योगपति वगैरह थे और जो शहर में रहने वाले लोग थे, है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करते थे, तो उन्होंने फिर सरकार पे दबाव डाला और जो कॉर्न लॉज था उसको ख़त्म करा दिया, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज, ठीक है। किसने? जो इंडस्ट्रिस्ट थे और जो अर्बन डेवलपर्स थे, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि पहले जो स्थिति थी हमने देखी, अब कॉर्न लॉज को एबॉलिश करने के बाद, कॉर्न लॉज को ख़त्म करने के बाद क्या असर पड़ता है, ब्रिटेन में क्या होता है। जब कॉर्न लॉज स्क्रैप कर दिए गए, मतलब एक अदर टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना, स्क्रैप्ड, तो निश्चित है कि फूड अब बाहर से इंपोर्ट किया जा सकेगा, ठीक। अब फूड इंपोर्ट होगा तो क्या होगा कि चीपली अवेलेबल होगा, ठीक। और जब चीपली अवेलेबल होगा तो इसकी मार सबसे पहले किस पर पड़ती है? किसानों पर। तो ब्रिटिश की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो डिस्टर्ब हुई, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स थे उनकी बराबरी ब्रिटिश एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं कर पा रही थी। मतलब ब्रिटेन के किसान जो कॉर्न पैदा करते थे उसकी अपेक्षा जो बाहर से कॉर्न आ रहा था वो सस्ता था, तो उनके कॉर्न को कौन जल्दी खरीदेगा। तो ये ब्रिटिश एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ा।
तो उसकी वजह से क्या है कि भाई जब दाम नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, जो बहुत बड़े एरियाज जो थे वो लैंड के ज़मीन के अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए गए। यहाँ बस आप समझ लीजिए कि जब इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन हटा, बाहर से माल आना शुरू हुआ, तो किसानों की दिलचस्पी कॉर्न उगाने में ख़त्म होने लगी। उन्होंने ज़मीनें ऐसी छोड़नी शुरू कर दी। अब जब ज़मीन आप ऐसी छोड़ोगे तो उत्पादन नहीं करोगे तो आपकी इनकम कहाँ से होगी। अब सोचिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत से लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो लगे हुए थे खेती में, वो महिलाएं भी खेती में काम करती थी, अब वर्क उनका ख़त्म हो गया, तो वो लोग शहरों की तरफ भागे और माइग्रेट कर गए ओवरसीज़ का मतलब दूसरे देशों में भी चले गए। समुद्र पार करके जाना पड़े, जैसे भी पड़े, तो ये असर पड़ा। अब हमने पढ़ तो लिया, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमें देख लेना चाहिए, पेन नोट देख लेना चाहिए। तो चलिए, लेकिन थोड़ा आगे भी दिया, उसको पढ़ लें तो ठीक है। तो जब फूड प्राइसेस गिरने लगीं और कंजम्पशन ब्रिटेन में बढ़ने लगा, भाई देखिए सीधी सी बात है कि जब फूड प्राइसेस कम होंगी तो लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। 25 रुपये किलो आलू आजकल बिक रहा है, तो लोग पता चला कि हमने 2 किलो खरीदा, अब यही आलू पता चला कि 10 रुपये किलो बिकने लगा, तो हम हो सकता है 4 किलो खरीदें, हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो फूड प्राइसेस गिरने की वजह से कंजम्पशन बढ़ा। फूड प्राइसेस क्यों गिरी? इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न की वजह से। तो ब्रिटेन में कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया, और कंजम्पशन बढ़ गया किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, खेत में उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट्स का। और ब्रिटेन में खेती हो ही नहीं रही है। तो मिड 19th सेंचुरी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन में देखने को पड़ा। ब्रिटेन से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, जिससे हायर इनकम लोगों की हुई, क्योंकि भाई जब वो इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उनको वेजेस मिलते थे, अच्छे वेजेस मिलते थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा फूड का इंपोर्ट शुरू हो गया। उनकी डिमांड थी, डिमांड पूरा करने के लिए बाहर से सामान मंगाया जाने लगा। और अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ईस्टर्न यूरोप में, ध्यान रखिए, अब ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? लैंड्स क्लियर की जाने लगी, फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। किस लिए? ब्रिटिश डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश डिमांड को मीट करने के लिए। यानी कि अब इसको इस तरह समझिए कि जब कॉर्न लॉज को स्क्रैप किया गया तो इंपोर्ट ब्रिटेन में बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी सफ़र करने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों की इनकम बढ़ रही थी, इनकम की वजह से डिमांड फूड प्रोडक्ट्स की बढ़ रही थी, ब्रिटेन में उतना उत्पादन हो नहीं रहा था। तो अब देखिए, ब्रिटेन में उत्पादन नहीं हो रहा, तो इस उत्पादन को पूरा करने के लिए ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए वीट, है ना, उसके लिए अन्य देश आगे आ गए कि ब्रिटेन में डिमांड है, हम पैदा करके बेचेंगे। यानी एक देश से दूसरे देश में अनाज जाएगा। कहाँ से? देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करके उसे ब्रिटेन में सप्लाई करने की कोशिशें की गई। बन गई ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दैट इज ट्रेड इन फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम one country to another country. That is, food products, agriculture products in one country are supplied from many other countries. Interconnectedness of different countries in agricultural trade items. This is called agricultural global economy या agricultural world economy. हमारे देश में फूड, अब जैसे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में फूड प्रोडक्शन इतना होता है कि हम अपना काम चला सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड दूसरे देशों पर नहीं है, तो हम एक प्रकार से सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन जापान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो अब आपको एग्रीकल्चर वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब पता चल गया होगा कि दैट इज़, आप ग्लोबल को ना वर्ल्ड समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और वर्ल्ड का मतलब डिफरेंट कंट्रीज़। तो एक देश का पैदावार हुई वीट, पता चला अमेरिका में वीट हुआ, वो 10 कंट्रीज़ में बेच रहा है। इंडिया में वीट पैदा हुआ और 10 कंट्रीज़ में बेच रहा है, ठीक। दिस इज कॉल्ड, और जिन कंट्रीज़ में बेच रहा है वो कंट्री डिपेंडेंट है इंडिया पे, या जहाँ से वीट की सप्लाई हो रही है वहाँ पे डिपेंडेंट है। तो ये सिर्फ, अच्छा, इसके अलावा इट वाज नॉट मेडली क्लियर लैंड्स ऑफ, अच्छा, एग्रीकल्चर की बात, एग्रीकल्चर से ही तो काम चलेगा नहीं। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। जिन नई नई ज़मीनें तैयार की गई खेती के लिए, जंगल काट काट के, अब खेती में पैदावार बढ़ी तो उसको सपोर्ट करने के लिए और भी डेवलपमेंट देखने को मिले। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या डेवलपमेंट देखने को मिले? रेलवेज़ में डेवलपमेंट देखने को मिला। और रेलवेज से एग्रीकल्चरल रीजन्स को लिंक किया गया,
कि भाई जब पैदावार होगी तो वहाँ से सामान सप्लाई कैसे होगा, रेल के थ्रू होगा, तो उनको जोड़ा गया। पोर्ट्स बनाए गए और डेवलप किए गए, क्योंकि भाई जहाज़ों में भर भर के सामान जाएगा, तो बंदरगाह भी मजबूत हुए, बनाए गए। न्यू हार्बर्स बनाए गए, ओल्ड वंस को एक्सपेंड किया गया, उनका क्षेत्र एक्सपेंड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप वहाँ पे आ सकें, कार्गोज़ का मतलब जो जहाज़ पे सामान लादा जाता है। और ये तो हो गया, आपने देखा, मतलब इनके सारे नोट्स हमें मिलते हैं, पहले हमें पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और फिर ये लगता है यार वो एक पॉइंट छूट रहा, वो पॉइंट छूट रहा, तो उसके नोट्स होते हैं ना। नोट्स आर द बेस्ट मीन्स, लेकिन पहले आपको चीज़ें खुद पढ़नी चाहिए, फिर उस पर बेस्ड नोट्स आपको ढंग से समझ में आते हैं। तो बढ़ाया गया और लोग भी शटल होना शुरू हो गए। भाई खेती करने के लिए लोग आएंगे, मजदूर आएंगे, रहना शुरू करेंगे, तो सेटलमेंट को भी बढ़ावा मिला। और पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स, क्योंकि भाई अगर खेती करनी है तो उन्हें एक जगह रहना पड़ेगा, है ना। और अब रहेंगे तो घर बनाने पड़ेंगे और बस्तियां बसानी पड़ेंगी, सेटलमेंट्स। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और मजदूर लगकर काम करेंगे। देखिए कितना गुत्थम गुत्था है ना। मतलब एक चीज़ के लिए कितने लोगों को कितनी चीज़ें जुड़ रही हैं आपस में। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और कैपिटल जो है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे बैंक्स हैं या डिफरेंट प्राइवेट फाइनेंशियल सप्लायर्स हैं, तो लंदन ना, ब्रिटेन में लंदन में फाइनेंशियल सेंटर्स हुआ करते थे, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई बड़े बड़े सेठ महाजन हो जो पैसा देते हो, तो लंदन एक सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर के रूप में था। और लेबर की कमी कहाँ से पूरी की जाएगी, तो लेबर जो है उसकी शॉर्ट सप्लाई, तो माइग्रेशन भी हमें देखने को मिला। मतलब लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर वहाँ पर खेती करने के लिए तैयार थे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कहाँ देखने को मिल रहा था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न यूरोप में। अब लोगों को तो पैसा चाहिए ना, तो लोग वहाँ भाग रहे थे, ये माइग्रेशन हो गया। अब देखिए कितना फ्लोज है, कैपिटल की भी बात हो गई, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी बात हो गई, है ना। ट्रेड तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हो रहा है, और साथ ही साथ हमें माइग्रेशन भी देखने को मिल रहा है लेबर का, और कैपिटल सेंटर के रूप में भी हमें लंदन को देख रहा है। ठीक, लगभग 50 मिलियन लोग जो हैं वो यूरोप से अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। कितनी तादाद है बताइए आप, 50 मिलियन, जो कि लगभग 5 करोड़ के लगभग होगी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड 150, और अगर पूरी दुनिया की बात करें, क्योंकि अब देखिए पूरी दुनिया भर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है ना, एक्टिविटीज़, पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 150 मिलियन, है ना। उन्होंने अपने घर छोड़े, ओशंस को क्रॉस किया, बड़े बड़े डिस्टेंसेस को क्रॉस किया, बेटर फ्यूचर की तलाश में। दिस इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन फॉर बेटर फ्यूचर। आज भी हो रहा है, आप पढ़ते होंगे किस प्रकार से जो मैक्सिको है उसको, कंट्री को छोड़कर लोग अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। तो बेटर फ्यूचर के लिए लोग ऐसा करते हैं, ऐसी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ उनका फ्यूचर बेटर हो सके। और 1890 तक आते आते ग्लोबल एग्रीकल्चर इकनॉमी अपना रूप ले चुकी थी। मतलब एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकनॉमी डेवलप हो चुकी थी। ग्लोबल एग्रीकल्चर इकनॉमी का मतलब फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सप्लाइड इन वन कंट्री फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। कई देश मिलकर दूसरे देशों की एग्रीकल्चरल डिमांड को पूरा कर रहे थे। दिस इज़ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकनॉमी। उदाहरण हमने ब्रिटेन का देख लिया, और उसको सप्लाई करने वाली कंट्रीज़ कौन थी? ऑस्ट्रेलिया हो गई, ईस्टर्न यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया। और उसकी वजह से रेलवेज़ में, हार्बर्स में, है ना, सेटलमेंट्स एंड कैपिटल एट्सेट्रा हम पढ़ चुके हैं। और ये कॉम्प्लेक्स चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लेबर मूवमेंट पैटर्न में, कैपिटल फ्लोज में, और इकोलॉजीज़ में। मतलब जहाँ पे तो इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ता है, और टेक्नोलॉजी का भी हमें आगे देखना है। अब क्या है, फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम नियर बाई विलेज और टाउन। एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब क्या हो गया कि अब जो फूड है वो आपके गांव में या बगल के कस्बे से नहीं आ रहा, बल्कि वो हज़ारों मील दूर डिफरेंट कंट्री से आ रहा है। कंट्री का कंट्री से जुड़ा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। ये कोई एक पीजेंट नहीं अपने खेती में उगा रहा था, है ना, बल्कि एक एग्रीकल्चरल वर्कर। पहले क्या होता था कि भाई आपका खेत है, आप काम कर रहे हो। और ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी यानी आपको बाज़ार में सामान बेचना है तो आप खुद भी काम करोगे, 4 मजदूर भी लगाओगे। जो मजदूर है वो एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, वर्कर हो गया। तो अब क्या था कि इट वाज नॉट ग्रोन बाई पीजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड बट बाई एन एग्रीकल्चर वर्कर, यानी वो अपनी खेती पे नहीं बल्कि दूसरे खेतों पे भी काम करता था।
अब परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड। अब देखिए पहले क्या था कि वो अपने खेतों में काम करता था, अब वो एक बड़े बड़े फार्म पे काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन होगा वो तो बड़े बड़े फार्म होंगे, और वही जगह जहाँ पर खेती हो रही है कभी वो एक फॉरेस्ट रहा होगा। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। अच्छा, आपने देखा किस लिए? ब्रिटिश जो पीपल थे उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर उसे रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया गया, है ना, और रेलवे का डेवलपमेंट इस वजह से हुआ भी था। शिप्स, है ना, का यूज़ किया गया, और उनको मैन करने वाले, मतलब उनको चलाने वाले जो लोग थे वो लो पेड वर्कर्स थे। अब देखिए जितने भी वर्कर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब दूसरे देशों से आए होंगे, उस देश के होंगे, और सिर्फ अपनी इनकम के लिए वो काम कर रहे थे कि 4 पैसा मिलेगा। तो लो पेड यहाँ लिखा गया है। ये सदर्न यूरोप से आए हुए थे, एशिया से थे, अफ्रीका से थे, कैरेबियन आइलैंड से आए हुए थे, जो हम आगे चल के इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कॉर्न लॉ से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज और द लिविंग इन सिटीज ब्रिटेन फॉर द गवर्नमेंट अबॉलिश लॉ। तो क्यों, तो ये कारण दिए गए हैं, आप कारण पढ़ ही लेंगे। और ये भी क्वेश्चन है एक, है ना, ये कॉर्न लॉज क्यों अबॉलिश किए गए, तो वो भी आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अब समझ में भी आएगा आपको, है ना, कि जो ब्रिटेन का जो डिसीजन था उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े कॉर्न लॉज। देखिए किस प्रकार से लिखा गया है कि चीपर हो गए रेट इंपोर्ट की वजह से, है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कम्पीट नहीं कर पाई, और फूड प्राइसेस गिरने लगे, और पूरे वर्ल्ड में ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, है ना, पूरा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, वहाँ पर फूड प्रोडक्शन हुआ, लैंड्स क्लियर कर गए ब्रिटिश डिमांड को पूरा करने के लिए, और इसी वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। पेन नोट दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे कॉर्न लॉज से रिलेटेड है ना, किस प्रकार से जो कॉर्न लॉज हैं वो पूरे पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। चीप इंपोर्ट में बढ़ावा मिलता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, माइग्रेशन होता है सिटीज़ ओवरसीज़, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन में होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और मोर फूड इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है ईस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, न्यू सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश होते हैं लोगों के। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसकी वजह से, मतलब ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में जो होता है डिमांड ब्रिटेन की, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में और क्या क्या देखने को मिलता है, रेलवे डेवलपमेंट है, न्यू हार्बर्स हैं, कैपिटल फ्लो है, फ्रॉम फाइनेंशियल सिटीज़ लाइक लंदन, लेबर डिमांड बढ़ती है ना, तो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, वो माइग्रेशन से होती है। लगभग 150 मिलियन लोगों का माइग्रेशन मैंने आपको बताया था। और अब हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है तो वो हम देख लेते हैं। इंडिया में कनाल कॉलोनी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस प्रकार के जो ड्रामेटिक चेंजेस थे वो छोटे पैमाने पे ही सही, वो हमारे वेस्ट पंजाब में भी देखने को मिलते हैं। जब अंग्रेज़ों के समय का जो पंजाब था उसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल था, तो जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि इरिगेशन नेटवर्क को फैलाया। किस लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा थी, यूरोप में भी थी। तो और जो सेमी डिजर्ट एरियाज़ थे, मतलब उतना पूरा डिजर्ट नहीं था, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया कैनाल नेटवर्क के जरिए, और जो वेस्ट पड़ा हुआ था उसे फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉटन की डिमांड जो है वो ब्रिटेन में भी काफ़ी ज़्यादा थी, वीट की डिमांड भी थी। अब वो यहाँ से भारत में पैदा करके पूरा करना चाहते थे। यही तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ना, कि आपके पड़ोस से सामान नहीं आ रहा, हज़ारों हज़ारों मील दूर से आ रहा है, हमें डिफरेंट कंट्री। तो उसके लिए कैनाल कॉलोनीज़ बनाई गई, है ना, क्योंकि इन्हें कैनाल कॉलोनीज इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इरिगेटेड, मतलब जो नेटवर्क था इरिगेशन का, नहरों का, जाल बिछा के जो डेवलप किया गया था, तो इसलिए कैनाल कॉलोनीज़ कहा गया। कॉलोनीज इसलिए कहा गया क्योंकि इन कॉलोनीज़ में क्या है ना कि किसान आके सेटल हो रहे थे पंजाब के अदर पार्ट से आकर, जो एग्रीकल्चर नेटवर्क जहाँ डेवलप किया गया था खेती करने के लिए, तो उसके आसपास किसान आके बसना शुरू हो गए, तो बस्तियाँ बसना शुरू हो गई थी, और ये कैनाल कॉलोनीज़ के नाम से जानी जाती थी। तो निश्चित है कि फूड तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये स्टोरी आप कॉटन के लिए भी देख सकते हैं। अब कॉटन खाया तो जाता नहीं, इसलिए इसको फूड में शामिल नहीं किया गया, बट कॉटन का प्रोडक्शन तो भाई ट्रेड आइटम है ना, तो कॉटन का कल्टीवेशन हम देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो पता चला कि कॉटन का प्रोडक्शन भी वर्ल्ड वाइड बढ़ाया गया ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को पूरा करने के लिए। ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल मिल्स थी, कपड़ा बनता था, तो उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था, है ना, जो
कॉटन का प्रोडक्शन चाहिए था। अब वो ब्रिटेन से ही तो पूरा हो नहीं सकता था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फिर कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जैसे वीट का प्रोडक्शन होता था। तो अब एक देश की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अदर कंट्रीज़ आ रही हैं, है ना। यानी ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए अलग कंट्रीज़, कई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ आके पूरा कर रही हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ आर कनेक्टेड टू दिस ब्रिटेन और ब्रिटेन डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज़, तो ये है ग्लोबलाइजेशन। पहले क्या था कि पता चला कि जैसे मैं जिस गांव में रहता हूँ, मान लीजिए उसका ए नाम है ना, तो पता चला गांव में ही लोहार भी है, कुम्हार भी है, सब्जी बोने वाले भी लोग हैं, हमारी खुद की खेती है, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है मार्केट से मसाले वगैरह जाकर ले लेते हैं, चमड़े पर काम करने लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो एक सेल्फ सफिशिएंसी थी, किसी दूसरे देश पर हम डिपेंड नहीं थे, बल्कि बहुत दूर किसी दूसरे कस्बे पर डिपेंड नहीं थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। आज तो मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, पता चला कोई जापान की है, कोई अमेरिका की है, चाइनीज़ की है। अभी दिवाली के समय है ना, अब देखिए चाइनीज़ माल खूब बिक रहा है, वोकल फॉर लोकल को कोई असर ही देखने को नहीं मिल रहा ज़्यादा। तो आज की मार्केट जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा चैप्टर में, हाईली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम रबर की खेती में भी देख सकते हैं, कॉटन का एग्जाम्पल है ना। तो ये सब रीजनल स्पेशलाइजेशन था भाई। अब रबर हर जगह तो होगा नहीं, अब इसके लिए श्रीलंका है, थाईलैंड है ना, जहाँ पे अच्छा खासा बरसात वगैरह होती है। तो एक रीजनल स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिला बिटवीन 1820 1940 के बीच में। बाद में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ट्रेड जो है 25 से 40 गुना बढ़ गया। लगभग 60% जो है इस ट्रेड का वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब विच आर डायरेक्टली गॉट फ्रॉम नेचर। और निश्चित है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राइमरी प्रोडक्ट के बेस्ट उदाहरण होते हैं, जैसे वीट है, कॉटन है, मिनरल्स हैं जो ज़मीन से निकाले जाते हैं, कोल है ना। तो पहले क्या था कि जो हमारे पास उसी से काम चलता था, अब डिफरेंट कंट्रीज़ उसकी सप्लाई कर रही थी। दैट इज़ ग्लोबल सप्लाई हमें देखने को मिल रही थी। ये आपका कनाल कॉलोनी से रिलेटेड पेन नोट है ना। एग्जाम्पल फ्रॉम वेस्ट पंजाब में बिल्डिंग इन इरीगेशन नेटवर्क, कनाल कॉलोनीज, न्यू सेटलमेंट बाय पीजेंट कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ। ये तो थोड़ा कम है, लेकिन आपको डिटेल नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF में भी। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका कनाल कॉलोनी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिर्फ एक बार पूछा गया था 2014 में, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो बनी जो बनी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत ज़्यादा है ग्लोबलाइजेशन में। टेक्नोलॉजी के बगैर तो ग्लोबलाइजेशन संभव है ही नहीं। आपने देखा किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसके ग्लोबलाइजेशन में रेलवेज़ ने कितनी मदद की, हार्वर्ड ने कितनी मदद की, शिप्स का मूवमेंट, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़। और आज भी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, उसने दुनिया को तो श्रिंक कर दिया। यहाँ से बैठे अमेरिका में बात कर रहा है, लाइव बात कर रहा है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज श्रिंकिंग ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर एट आवर डोर स्टेप। चलिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द रेलवेज, स्टीम शिप्स, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल। और देखिए इसमें एग्जाम्पल देखे, रेलवेज का है, स्टीम शिप्स का है, भाप से चलने वाले जो जहाज थे, टेलीग्राफ का है ना। तो ये इन्वेंशन थे, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे, और इनके बिना तो हमें 19वीं सेंचुरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने की कल्पना करना ही मुश्किल है। ये लिखा गया है यहाँ पे। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही थी, उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उसमें, उनकी वजह से देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चाइना हमसे बहुत आगे है ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम ही डिफरेंट है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम डिफरेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स काम आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोलोनाइजेशन है ना, कोलोनाइजेशन की वजह से स्टिमुलेट किया गया, मतलब थोड़ा बढ़ावा मिला न्यू इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि कोलोनाइजेशन करने वाली कंपनियां जो हैं वो धनी कंपनियां होती थी, तो वो जहां जाती थी अपने मतलब के लिए पैसा लगाती थी। और तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में कुछ खर्च किया, रेलवेज को बढ़ाया, लाइटर वैगन्स यानी कि जो हल्के ढोने वाले जो वाहन हैं, बड़े बड़े शिप्स, इनको है ना, जिससे कि फूड जो है वो सस्ते में और जल्दी फार अवे फॉर्म्स एंड फाइनल मार्केट्स में पहुंच सके। मतलब कॉलोनाइजेशन की वजह से, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो बाहर की गवर्नमेंट थी, उसने हमको, हम उसकी कॉलोनी थे उस वक्त 1947 आज़ाद होने से पहले। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, उसने रेलवे को डेवलप किया, उसने नए नए हार्बर्स भी डेवलप किए। तो अपने मतलब के लिए उन्होंने क्विकर मूवमेंट के लिए, चीपर मूवमेंट के लिए सब कुछ किया। तो इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे तो भाई इकोनॉमिक कारण ही थे। ये देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए, उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ये किस प्रकार से यहाँ पे एक इमिग्रेंट शिप है
जो यूएस के लिए रवाना हो रहा है और लोग भरे हुए हैं, ठूसे हुए हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि जो आयरिश इमिग्रेंट्स हैं, मतलब आयरलैंड के इमिग्रेंट्स हैं, वो जहाज़ पर बैठने का अपना इंतज़ार कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बाकी जो एक्टिविटी वगैरह सब दी गई, इनके भी आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर, चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ। अगर हमें टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में पढ़ना है तो हमें जो मीट का ट्रेड होता था, ट्रेड इन मीट, मतलब पशुओं का जो मांस था उसका ट्रेड होता था, तो वो एक अच्छा उदाहरण है इसको पढ़ने के लिए। देखिए 1870 तक क्या था कि जो एनिमल्स थे उन्हें मतलब लाइव अमेरिका से यूरोप लाया जाता था, क्योंकि यूरोप में उनकी डिमांड थी तो अमेरिका से वो सप्लाई होते थे। तो जिंदा एनिमल को लाया जाता था, फिर यूरोप में उनको मतलब देवर बूचर्ड फॉर मीट। तो अमेरिका से यूरोप में एकदम लाइव उनको स्लॉटर किया जाता था फिर वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि जो एनिमल्स थे वो जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा जगह भी ले लेते थे, और कई तो वॉयज यानी रास्ते में ही मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, तो उनका वेट कम हो जाता था, और फिर ऐसे जानवरों का मीट खाने लायक भी नहीं रहता था। तो सोचिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनेरियो था पूरा का पूरा, कि भाई मीट की सप्लाई के लिए कितना जतन करना पड़ता था, कितनी कोशिशें करनी पड़ती थी। अब देखिए टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया। अच्छा, मीट जो है एक लग्जरी आइटम था, मतलब लग्जरी आज भी है, मतलब गरीबों लोग चाहें तो भाई हम मीट खाएं तो वो महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही स्थिति तब थी कि भाई लग्जरी आइटम था, लोग अपने ब्रेड वेड से काम चला लेते थे, तो मीट वही लोग खाते थे, धनी लोग थे। तो जो यूरोपियन पुअर थे उन मीट तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी हाई प्राइसेस थी। तो डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट। तो न्यू टेक्नोलॉजी के आने से क्या फ़र्क पड़ा, अब देखिए मीट की डिमांड है वो कम थी तो प्रोडक्शन भी कम था। न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटेड शिप्स हो गए, है ना। जैसे फ्रिज आप देखते हो अपने यहाँ, तो उसमें सामान रख देते हो तो काफ़ी समय तक वो सामान ठीक रहता है। तो उसी प्रकार से रेफ्रिजरेटेड शिप्स होते थे, है ना, जो जहाँ पे रेफ्रिजरेशन का सिस्टम था। तो उसकी वजह से क्या है कि जो पेरिशेबल आइटम्स थे, मतलब जो सड़ सकते थे थोड़े समय में, उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया लंबे डिस्टेंसेस तक, है ना। शिप्स को रेफ्रिजरेट के रूप में यूज़ करते थे। तो अब क्या हो गया, जो एनिमल्स थे जो उनको स्लॉटर किया जाता था स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, मतलब मान लीजिए कि वो अमेरिका से यूरोप आ रहे हैं तो अमेरिका में ही उन्हें स्लॉटर कर दिया जाता था, यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। मतलब देखिए ब्रिटिश इकोनॉमी की वजह से इनकी भी इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, तो यहाँ से जो सप्लाई होती थी मीट की, अब वो जिंदा जानवर ना जाकर बल्कि जानवरों को उसी देश में वहीं पे स्लॉटर करके मीट तैयार करके रेफ्रिजरेटेड शिप्स में रखकर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। इसे फ्रोजन मीट कहा जाता था, मतलब जो फ्रिज में रखा हुआ मीट, जमा हुआ मीट। और जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम हुई, क्योंकि अब जो है जानवरों को तो लेके जाना नहीं, देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं, है ना, कि मीट बीइंग लोडेड ऑन टू द शिप। तो यहाँ पे तो मीट लोड किया जा रहा है रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से, है ना। तो अब शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गई, जिससे मीट के प्राइसेस में दाम में कमी आई। तो जहाँ के गरीब लोग थे, है ना, वो भी अब अपने मीट को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते थे। पहले क्या था कि मोनोटोनी थी, मोनोटोनी का मतलब ब्रेड खाओ, पोटैटो खाओ, बस इसी से जीवन चलाओ, बस यही सब रहता था जीवन में। तो अब काफ़ी लोग अपने इस डाइट में ब्रेड और पोटैटो के साथ मीट को ऐड कर सकते थे, बटर को ऐड कर सकते थे, एग्स को ऐड कर सकते थे, क्योंकि अब सबकी सप्लाई थोड़ा सा आसान हो गई ना रेफ्रिजरेशन कारण अपने डाइट में, जिसकी वजह से बेटर लिविंग कंडीशंस होती हैं। बेटर लिविंग कंडीशन से सोशल पीस बढ़ती है। देखिए जब लोग गरीब रहेंगे तो टकराहट रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जब लोगों को खाने पीने को ठीक ठाक मिलता रहेगा तो एक पीस का इन्वायरमेंट भी बनता है। तो एक सोशल पीस भी हमें कंट्री में देखने को मिली अमेरिका में, और इम्पीरियलिज्म को भी बढ़ावा मिला, जिसे हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। एक कंट्री जाके दूसरे कंट्री को अपने अधीन करती है, तो जो कंट्री अधीन करती है इम्पीरियल पावर है, पूरी प्रोसेस इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, साम्राज्य फैलाना। तो ये तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, तो एक 2019 में, 2012 में, और ये इसके आंसर हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। यही 2 क्वेश्चन मुझे मिले थे तो मैंने इनको इंक्लूड कर दिया, बाकी वेबसाइट पे भी इसके आंसर मिल जाएंगे। और ये कुछ है, ये शायद छूट गया था पिछले पेन नोट को, आप देख लीजिए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, उनको आप स्टडी कर लीजिए। और एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मीट ट्रेड का भी एग्जांपल दिया गया है पूरे पॉइंट के साथ, है ना, किस प्रकार से जो एनिमल्स थे उनका इंपोर्ट होता था, फिर टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेशन की वजह से ये पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पे आपके लिए।
और अब पुअर लोग भी अपने डाइट में इनको इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक, तो 19th सेंचुरी का जो डार्कर साइड है, इसके लिए ये वाला टॉपिक था 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। ये अब अगले ट्यूटोरियल में रखेंगे भाई, मैं थक गया, तो अब इसको हम अगले ट्यूटोरियल में के पार्ट में हम देखेंगे। सो saying you all goodbye, see you in the next tutorial. Till then, study well and learn well.